बच्चों हमने लास्ट क्लास में इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना सीख लिया है। उससे काफ़ी सारे हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उम्मीद है आपको पूरा कॉन्फिडेंट आ गया होगा कि आप किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, कैसी भी उसमें इंफॉर्मेशन गिवन हो। कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज थोड़े से, जिसमें जो इक्वेशन ऑफ लाइन है या उससे रिलेटेड जो भी हमने कंसेप्ट इस चैप्टर में अब तक सीखे हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेनली ये क्वेश्चन वो हैं जो रिसेंटली ईयर्स में जेई में पूछे गए हैं। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सपोज दैट द पॉइंट्स h, k 1, 2 and -3, 4 lie on the line L1. If a line L2 passing through the points h, k and 4, 3 as perpendicular to L1, then k upon h equals. ऑप्शन भी है अपने आप पास भी ना। तो देखिएगा, एक हल्के से डायग्राम से फीलिंग लेते हैं। भी कुछ ऐसा कहा गया है कि भाई एक ये लाइन है और उस पर 3 पॉइंट है h, k, 1, 2 -3, 4। किसी भी पॉइंट को किधर भी बना लो, ऐसा कुछ नहीं है कि h, के बीच में ही बनाना है, 1, 2 इधर बनाना है, -3, 4 इधर बनाना है। किसी को भी कहीं भी आप बना लो, बस एक लाइन पे आपको बनाना है। ये वाली लाइन है बच्चों L1। उसके बाद क्या कहा गया है, एक बात ये कही गई है कि एक लाइन L2 है जो h, k से पास करती है और 4, 3 से पास करती है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन है जो 4, 3 से पास करती है। ये है बच्चों कहानी पूरी। तो सबसे पहले ये जो लाइन है L1, इसके लिए कंडीशन यूज करेंगे। अरे 3 पॉइंट से एक लाइन में है तो उसके लिए कंडीशन यूज कर दोगे तो हम इसमें फाइंड करेंगे बच्चों स्लोप ऑफ लाइन L1। स्लोप ऑफ लाइन L1, भाई इस लाइन L1 पे आपको 3 पॉइंट्स गिवन हैं, तो किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को लेके आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो पहले 1, 2 और h, k को लेके स्लोप फाइंड कर लीजिए। तो भाई स्लोप आएगा k -2 अपॉन h -1। अब यदि बच्चों 1, 2 और -3, 4 को लेके हम स्लोप फाइंड करें तो अब स्लोप क्या आएगा, 4 -2 अपॉन -3 -1। यदि इसको आप सोल्व करोगे तो 2 अपॉन -4 हो जाएगा, मीन्स -1/2 हो जाएगा। सो k -2 अपॉन h -1 इक्वल्स टू -1 अपॉन 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो 2k -4 इज इक्वल्स टू -h + 1। सो 2k + h इज इक्वल टू 5। ये बच्चों h और k में एक रिलेशन आ गया है। इसके बाद बच्चों जो लाइन L2 है उसका स्लोप फाइंड करेंगे। अब बच्चों स्लोप फाइंड किसका कर रहे हैं, स्लोप ऑफ लाइन L2। बच्चों इसमें 4, 3 और h, के 2 पॉइंट्स हैं, तो स्लोप क्या होगा, k -3 अपॉन h -4। और एक स्लोप आप कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, ये जो लाइन L1 है इसका स्लोप -1/2 आया है। इस लाइन L1 का स्लोप -1/2 आया है, तो उसके जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप तो 2 होगा। तो उस कंडीशन से इसका स्लोप बच्चों 2 होगा। यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो। सो इट्स k -3 इक्वल्स टू 2h -8। सो ये बच्चों बन गया है k -2h इज इक्वल टू -5। एक रिलेशन बच्चों ये आ गया है, इसको हम सेकेंड इक्वेशन कह देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को यदि आप सॉल्व कर लेंगे तो h और k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। हमें k अपॉन h फाइंड करना है। आप ये दोनों इक्वेशन इन दोनों को ऐड कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन बच्चों, दोनों इक्वेशंस को आप आपस में ऐड कर दीजिए। तो यदि इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 3k और -h और इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 3k
is equal to h. Therefore k upon h is equal to 1/3. k upon h equals to 1/3 बच्चों आ गया है, और यही हमें फाइंड करना था. सो k अपॉन h का वैल्यू होगा बच्चों 1/3. ये कैलकुलेशन यहाँ समझ में आई ना. हमें k अपॉन h का वैल्यू निकालना था तो हमने कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया. कांस्टेंट एलिमिनेट हुआ तो h और k में सीधे सीधे रिलेशन आ गया, तो बड़े आराम से k अपॉन h का वैल्यू आ गया है बच्चों. उम्मीद है बड़े आराम से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. ये अभी जेईई मेंस में पूछा गया था 2019 में क्वेश्चन. आइए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला वगैरह यूज होने वाला नहीं है. ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं. पहले एक बार कोशिश कीजिएगा अपने आप इसको सॉल्व करने की, अपने आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर सॉल्यूशन आप देखिएगा बच्चों. क्वेश्चन में कहा गया है अ पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन 3x plus 5y is equal to 15 which is equidistant from the coordinate axis will lie only in fourth quadrant, first quadrant, first and second quadrant, first, second and fourth quadrant. तो देखिए क्या कहना चाहता है बच्चों. पहले ये वाली लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर आपको आगे की कहानी समझाते हैं. बच्चों लाइंस ड्रॉ तो करनी आपको आती है. लाइंस ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, एक बार x को 0 पुट करते हैं, एक बार y को 0 पुट करते हैं. पहले इसमें y को 0 पुट कर दो तो x का वैल्यू 5 आएगा. इसका मतलब ये x एक्सिस को 0.5, पे मीट करेगा लाइन. y को 0 पुट किया तो x 5 आ गया. अब x को 0 पुट करो तो y का वैल्यू 3 आ गया. इसका मतलब ये y एक्सिस को 0,3 पे मीट करेगा. तो लाइन कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों. इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए तो ये लाइन बच्चों ने बना लिया है. इस तरीके से ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया. अभी अब इसे आगे क्या कहा गया, इसे कहा गया है कि इस लाइन पे उस पॉइंट की चर्चा चल रही है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस. भाई वो पॉइंट जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, वो पता है कहां लाई करता है, इक्विडिस्टेंट. इन दोनों एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स होंगे वो ये होंगे. देखो बिल्कुल दोनों एक्सिस के बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो इस वाली लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो दोनों एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे बच्चों. क्या इसके अलावा भी और कहीं ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो दोनों एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे हो? बिल्कुल हो सकते हैं. भी इधर भी तो एक लाइन बनाई जा सकती है ना, इधर ये वाली लाइन, ये भी दोनों एक्सिस के बिल्कुल बीच से लाइन बना दी, ये वाली लाइन. तो इस लाइन पे जो पॉइंट्स होंगे वो दोनों एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे. इस वाली लाइन पे जो पॉइंट्स होंगे वो भी दोनों एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे. अब वो पॉइंट जो इस लाइन पे लाई करता है और दोनों एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे है, पता है कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट. ये वो पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई करता है और दोनों एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे है. इसके अलावा कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है जी. तो ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस लाइन पे लाई करते हैं और कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे हैं बच्चों. अब ये वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है? अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ये वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में. तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में आगे पॉइंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आगे हैं. तो कितना अच्छा क्वेश्चन है. सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ा सा सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट है, कोई फॉर्मूला नहीं है. थोड़ा सा डायग्राम समझ पाएंगे तो एकदम से आराम से आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों. ठीक है बच्चों. बस डायग्राम में जब भी आप डायग्राम बनाएं और डायग्राम से सॉल्व करना हो कभी क्वेश्चन को, तो उसमें आपको जो लेंथ है उनका थोड़ा ध्यान जरूर रखना होता है. थोड़ा ध्यान रखना होता है, एग्जैक्ट नहीं. जैसे ये यहाँ से यहाँ तक 5 है और ये यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो जब इसका ड्रॉ कर रहे हैं तो 5 बड़ा होता है तो बड़ा दिखना चाहिए, 3 छोटा होता है तो वो छोटा दिखना चाहिए. यदि आपने लेंथ को गड़बड़ करके बना दिया तो फिर डायग्राम से सॉल्व नहीं हो पाएगा. उसमें लेंथ का ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा भी. ठीक है बच्चों. तो आंसर आ गया फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. आइए और देखते हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लोकस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और सेंट्रोइड का यूज है. A point P moves on the line 2x minus 3y plus 4 equals to 0. If Q 1,4 and R 3, minus 2 are fixed points, then the locus of the
सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PQR इज अ लाइन। ऑप्शन में विथ स्लोप 2/3, विथ स्लोप 3/2, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस बच्चों। तो उसने बता दिया कि जो लोकस है वो तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। अब उस लाइन के स्लोप के बारे में आपको बताना है। तो हम तो बच्चों लोकस निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या क्या कहानी है। एक ट्राइंगल है PQR, ट्राइंगल बना ले थोड़ा सा। बच्चों ये बन गया है अपना डायग्राम, ट्राइंगल PQ और R। भाई पॉइंट Q तो 1,4 है, पॉइंट R 3,-2 है, और जो पॉइंट P है वो फिक्स नहीं है। पॉइंट P वेरी कर रहा है और ये इस लाइन पे मूव करता है। भाई यहां कोई एक लाइन है, ये ऐसे एक लाइन है जिसका इक्वेशन है 2x - 3y + 4 = 0। ये वाली लाइन है, इस पे बच्चों मूव करता है अपना पॉइंट P। अब जैसे जैसे बच्चों पॉइंट P मूव करेगा वैसे वैसे जो सेंट्रोइड होगा वो भी मूव करेगा। सेंट्रोइड यहां कहीं हम दिखा देते हैं, ये है बच्चों G सेंट्रोइड। आपको इस सेंट्रोइड G का लोकस फाइंड करना है। तो क्या करते हैं बच्चों, हम एक तो आप पॉइंट P के कोऑर्डिनेट लेट कर लीजिए। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट लेट कर लीजिए x1, y1। अब बच्चों जो पॉइंट P है, जब हमने लेट कर लिया, लेट पॉइंट P be x1, y1 एंड पॉइंट P लाइज ऑन दिस लाइन। सो पॉइंट x1, y1 सेटिस्फाई करेगा इस लाइन के इक्वेशन को। सो क्या बनेगा 2x1 - 3y1 + 4 = 0। उसके बाद बच्चों अब कहानी शुरू करते हैं लोकस की। हमें पॉइंट G का लोकस फाइंड करना है। तो क्या सिखाया गया है लोकस फाइंड करने के लिए? जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना हो उसे h, के मान लीजिए। आप मानने को x, y भी आप मान सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो मान लीजिए। लेट सेंट्रोइड बी x, y। सेंट्रोइड को हमने लेट कर लिया है बच्चों x, y। अब सेंट्रोइड का कंडीशन यूज करेंगे, मतलब सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला होता है। तो बच्चों यहां से x किसके इक्वल होगा? सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है ना x1 + x2 + x3/3। तो x हो जाएगा x1 + 1 + 3/3। तो यहां से हम x1 का वैल्यू फाइंड करेंगे और वो आ जाएगा 3x - 4। सिमिलरली y होगा बच्चों, y होगा y1 + 4 - 2/3। तो यहां से y1 का वैल्यू आ जाएगा 3y - 2। अब ये वाली जो इक्वेशन है, फर्स्ट वाली इक्वेशन, अब उसका हम यूज करेंगे और उसमें x1, y1 का वैल्यू पुट कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 × x1 की जगह पुट कर दो 3x - 4 -3 × y1 की जगह 3y - 2 + 4 = 0। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो बच्चों क्या बन गया है 6x - 9y - 8 + 6 + 4 = 0। अब इसको सिंप्लीफाई तो कर लिया जाएगा, हमें तो खाली क्या निकालना है इसका? स्लोप निकालना है। स्लोप का फॉर्मूला याद किया कि बच्चों स्लोप का फॉर्मूला होता है -a/b, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। x का कोफिशिएंट 6 है, y का कोफिशिएंट -9 है। तो ये सिंप्लीफाई करके कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 2/3 बच्चों आ गया है। तो बच्चों सेंट्रोइड का जो लोकस है वो एक स्ट्रेट लाइन है और उसका स्लोप कितना है? 2/3 है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बिल्कुल सही। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लाइन 3x + 4y - 24 = 0 intersects the x-axis at the point A and the y-axis at the point B, then the in-center of the triangle OAB, where O is the origin H। तो सिंपली आपको इन सेंटर बच्चों फाइंड करना है ट्राइंगल का। उम्मीद है आपको फॉर्मूला तो याद होगा भैया इन सेंटर का।
ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और सेम ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये बच्चों इन सेंटर का फॉर्मूला होता था। एक बार हल्का सा डायग्राम बना लेते हैं फिर देखते हैं बच्चों। दोनों एक्सिस बना लिए हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसके बाद बच्चों एक बार इसमें y को 0 पुट करो तो x का वैल्यू 8 आएगा, तो ये पॉइंट होगा 8,0 जहां लाइन x एक्सिस को मीट करेगी। फिर x को 0 पुट करो, y का वैल्यू 6 आएगा, तो ये पॉइंट हो गया अपना 0,6। इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए बच्चों। ये पॉइंट हो गया बच्चों 8,0, ये हो गया 0,6। ये है बच्चों पॉइंट A और ये है पॉइंट B और ये है पॉइंट O। O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0। तो ये जो ट्राइंगल बन गया है इसका आपको इन सेंटर फाइंड करना है। इन सेंटर समझते हैं बच्चों क्या होता है? इन सेंटर होता है जो इस ट्राइंगल के अंदर आप सर्कल बनाएंगे उसका सेंटर, और वो होता है जो एंगल बाइसेक्टर होता है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यदि आप इसका एंगल बाइसेक्टर बनाए ये वाले एंगल का, तो ये y इक्वल्स टू x वाला लाइन बनेगा, y इक्वल्स टू x। तो जो इन सेंटर होगा वो एक्चुअली y इक्वल्स टू x पे लाई करेगा। इसका मतलब उसके x और y कोऑर्डिनेट दोनों सेम होंगे। तो इसका मतलब A ऑप्शन और B ऑप्शन तो नहीं हो सकते, या तो C होगा और या तो D होगा। अब यदि यहाँ पे एक सर्कल बना के देखें, हम बना रहे हैं ऐसी, देख लो। यदि आप सर्कल बना के देखेंगे तो सर्कल देखो थोड़ा सा ना कुछ इस तरीके का बनेगा, ऐसा सर्कल बनेगा, और इसका सेंटर देखो यहां कहीं को होगा। तो देखो ये वाला वैल्यू यहां 6 है, तो ये वाला वैल्यू देखो यहां से लेके यहां तक का वैल्यू 6 है, तो यहां तक का वैल्यू कितना होगा? तो डायग्राम देख के लग रहा है वो 4 तो नहीं होगा, 4 से कम ही होगा। तो इसलिए आंसर कौन सा होना चाहिए? 2,2 होना चाहिए। ये भी डायग्राम से देख के हम सोच रहे हैं। अब इसको प्रॉपर हम सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करना बेहद ही आसान है। अरे देखो ये साइड का लेंथ, इस वाली साइड का लेंथ कितना है 8, इस वाली साइड का लेंथ कितना है 6। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो इस वाली साइड का लेंथ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हम इन सेंटर का फॉर्मूला यूज कर देंगे जी। इन सेंटर का फॉर्मूला आपने सीखा, ये कैसे करते थे? ax1 प्लस bx2 प्लस cx3, मतलब कि ये जो है इसको इसके सामने वाले से मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके सामने वाले से, उसको इसके सामने वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 0 और 10 मल्टीप्लाइड बाई 0 अपॉन a प्लस b प्लस c, मतलब 6 प्लस 8 प्लस 10। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट बच्चों फाइंड करेंगे तो वही तरीका 6 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 0 और अपॉन 6 प्लस 8 प्लस 10। आप देखिएगा बच्चों, यहां देखो ये बच्चा बन गया 48 अपॉन में देखो 6 प्लस 8 प्लस 10 आ गया 24। ये दूसरे में भी 48 अपॉन 24, तो वैल्यू कितना आ गया 2,2। तो अपना इन सेंटर आ गया बच्चों 2,2। उम्मीद है बड़े आराम से समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था बच्चों। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड इन सेंटर of triangle, in center of the triangle whose sides are। आपको ट्राइंगल की साइड्स के इक्वेशंस गिवन हैं, ट्राइंगल की साइड्स के इक्वेशंस गिवन हैं और उसका आपको इन सेंटर फाइंड करना है बच्चों। इक्वेशन क्या है देखिएगा, x cos 8 पाई बाई 9 प्लस y साइन 8 पाई बाई 9 इज इक्वल टू पाई। सेकेंड इक्वेशन इज x cos 13 पाई बाई 9 प्लस y साइन 13 पाई बाई 9 इज इक्वल टू पाई। एंड थर्ड इक्वेशन इज
x cos पाई बाई 9 प्लस y साइन पाई बाई 9 इज इक्वल टू पाई। ये देखिएगा बच्चों, आपको तीनों साइड्स का इक्वेशन गिवन है और आपको इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं बच्चों। अब पहली नजर में जो बच्चे को समझ आता है वो क्या सोचता है कि भाई इन सेंटर का जो फॉर्मूला है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, वो मुझे फॉर्मूला आता है, वो मुझे यूज करना है। तो उस फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले तो जो ट्राइंगल है उसके तीनों वर्टिसेज आपको पता होने चाहिए, और दूसरी बात फिर आपको साइड्स के लेंथ पता होनी चाहिए। अब यदि हम ये सोचे हम वर्टिसेज फाइंड करेंगे तो वर्टिसेज कैसे आएंगे भाई, इन इक्वेशन को पेयर वाइज आप सॉल्व करेंगे तो उससे तीनों वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। मतलब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे एक पॉइंट वहां से आएगा, सेकंड थर्ड को करेंगे एक वहां से आएगा, और फर्स्ट और थर्ड को करेंगे एक पॉइंट वहां से आएगा। तो इस तरीके से तीनों वर्टिसेज आ जाएंगे, फिर उनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो उससे साइड्स का लेंथ आ जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस तो इतना मुश्किल लग रहा है सुन के ही, इन अजीब अजीब इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल काम है, और माने सॉल्व हो भी गई उसके बाद वो जो पॉइंट्स आएंगे उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ऐसा मेथड तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा, तो कुछ और सोचना है। डायग्राम बनाते हैं एक बार, फिर देखते हैं क्या आता है दिमाग में। बच्चों ऐसा अपना ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की आपको तीनों साइड्स के इक्वेशन गिवन है। अब इसके अंदर बच्चों होगा एक सर्कल, इस ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल बनता है उसको आप इन सर्कल कहते हैं। ये बच्चों है सर्कल, आपको इस सर्कल का सेंटर निकालना है। तो जब भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से बात बनती है, आपको ना दिखा करे, तो आप सोचा करो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं इसकी। इसकी एक बेसिक सी प्रॉपर्टी हमें पता है कि ये और ये तीनों डिस्टेंस सेम होती हैं। मतलब जो इन सेंटर होता है वो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ये हमें पता है। यदि आप किसी तरीके से ये पता लगा लें कि वो कौन सा पॉइंट है जो इन तीनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पे है, तो वही पॉइंट आपका कौन होगा, इन सेंटर होगा। अब इन तीनों को ध्यान से देखिए, ये जो लाइन की लिखी है इक्वेशन, ये किस फॉर्म में लिखी है, किस फॉर्म में लिखी है, ये लिखी है नॉर्मल फॉर्म में। तो जो द लाइन्स गिवन आर इन नॉर्मल फॉर्म, ये बच्चों जो तीनों लाइन का इक्वेशन आपको गिवन है नॉर्मल फॉर्म में गिवन है। अब नॉर्मल फॉर्म होता क्या है, एक बार यहां लिख लीजिए, x cos एल्फा प्लस y sin एल्फा इक्वल्स टू p, और इसमें जो p क्या होता है, p होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो p ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। तो यदि आप पहली लाइन को देखें, ये वाली लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, पाई, ये वाली लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, पाई, ये वाली लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, पाई। इसका मतलब ये तीनों लाइन ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे है, और वो डिस्टेंस कितना है, पाई। देयरफॉर all the three sides are at a distance pi from the origin। तो बच्चों जो तीनों साइड्स हैं ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे है, और वो डिस्टेंस है पाई। तो ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जो इन तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, और जो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इन सेंटर कहते हैं। देयरफॉर इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज ओरिजिन मीन्स 0,0 बच्चों। तो 0,0 होगा इस ट्राइंगल का इन सेंटर बच्चों। आइए और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ triangles having two vertices as 1,2 and 6,2।
2 vertices at 1, 2 and 6, 2 and in center 4, 6। दो वर्टिसेज आपको गिवन है बच्चों और इन सेंटर आपको गिवन है, और आपको बताना है ऐसे कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, ऐसे कितने ट्रायंगल बन सकते हैं जिनके दो वर्टिसेज ये हो और इन सेंटर ये पॉइंट हो। बच्चों कोशिश करिएगा एक बार सॉल्व करने की भी। एक बार छोटा डायग्राम बना लेते हैं भी। ये दोनों पॉइंट समझिए 1, 2 और 6, 2 दोनों में y का वैल्यू सेम है। इसका मतलब ये एक लाइन पे लाई करेंगे जो x एक्सिस के पैरेलल होगी, 1, 2 और ये 6, 2। अब बच्चों ये पॉइंट है 4, 6, तो यहां कहीं इधर होगा पॉइंट, यहां पॉइंट आप बना लीजिए। ये हो गया मान लीजिए आपका 4, 6, ये पॉइंट हुआ जी अपना 4, 6। तो इसमें अब ये है बच्चों इन सेंटर, तो इसको सेंटर मान के एक सर्कल बना लीजिए आप। इसको सेंटर मान के एक सर्कल ऐसे कुछ बना लेते हैं बच्चों, इस तरीके का ये सर्कल बनेगा। तो ये बनना है बच्चों अपना इन सर्कल। अब ट्रायंगल जो तीसरा वर्टेक्स है ट्रायंगल का, वो ऐसा बनना है जिससे कि ये सर्कल ट्रायंगल के अंदर आ जाए बच्चों। तो यहां देखो दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं भाई। देखो यदि आप इनसे आप ऐसे ट्रायंगल एक लाइन बनाएंगे इसको टच करती हुई, और एक लाइन इधर से सर्कल को टच करती हुई बनाएंगे, तो किसी एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी। तो किसी भी सिचुएशन में जो ट्रायंगल होगा वो एक से ज्यादा तो नहीं बनेगा, एक ही ट्रायंगल पॉसिबल है, क्योंकि सर्कल तो फिक्स है। सर्कल क्यों फिक्स है? ये पॉइंट फिक्स है, ये लाइन भी फिक्स है, तो रेडियस भी फिक्स हो गया, तो इसका मतलब ये सर्कल फिक्स है। अब यदि सर्कल फिक्स है तो तीसरा पॉइंट वर्टेक्स लाने के लिए हमें एक लाइन यहां से बनानी होगी इसको टच करती हुई, एक इससे बनानी होगी इससे टच करती हुई, तो वो दोनों लाइन यदि इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट वहां से आएगा। तो इसलिए मैक्सिमम एक ही ट्रायंगल बन सकता है, लेकिन वो एक भी बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है। अब उसके लिए भी कंडीशन देखना पड़ेगा बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि यहां इसे दो जो आप टेंजेंट बनाने वाले हैं वो क्या पता इंटरसेक्ट करें या ना करें। ठीक है भी, तो कैसे हम देख लेते हैं, बड़ा बेसिक सा है देखना। यहां से देखो, यहां से लेके यहां तक का ये लेंथ कितना है, यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ आ रहा है बच्चों 4, है ना भी। अरे ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, एक्स एक्सिस यहां कहीं को होगा, देखो एक्स एक्सिस यहां कहीं होगा, तो यहां से लेके एक्स एक्सिस तक का डिस्टेंस 6 आएगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट 6 है। लेकिन जैसे इस वाले का देखो इसका वाई कोऑर्डिनेट 2 है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 2 होगा, तो ये वाला बचा 4। तो ये जो इसका रेडियस है, सर्कल का रेडियस आ गया है 4। अब ये देखो इसका और इसका डिस्टेंस कितना बन रहा है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बन रहा है 5, ये डिस्टेंस बच्चों बन रहा है 5। अब ये देखो रेडियस आपको कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा, ये रेडियस बहुत ज्यादा बड़ा है और ये साइड का लेंथ थोड़ा छोटा है। इसको और अच्छे समझने के लिए एक डायग्राम आप और बनाइए, उसमें ट्रायंगल के अंदर आप सर्कल बनाइए और फिर देखिएगा क्या कहानी बनती है। देखो ऐसे एक ट्रायंगल आप बनाइए और इसके अंदर एक आप भैया सर्कल ऐसे बना दीजिए। तो ये हमने एक सर्कल इसके अंदर बना दिया है बच्चों, ठीक है भाई। अब इस सर्कल का यहां कहीं सेंटर होगा, तो ये इसका होगा डायमीटर, ये बच्चों बनेगा इस सर्कल का डायमीटर। आप देखिए किसी भी सिचुएशन में ये जो डायमीटर होगा इस साइड से बड़ा नहीं हो सकता भाई, पूरा सर्कल तो ट्रायंगल के अंदर ही बना है, तो पूरा जो डायमीटर होगा वो भी ट्रायंगल के अंदर ही बनेगा। तो ये जो डायमीटर होगा किसी भी सिचुएशन में इस साइड के लेंथ से बड़ा नहीं हो सकता, तो डायमीटर हमेशा साइड के लेंथ से छोटा होना चाहिए, तभी इन सेंटर का कंसेप्ट आएगा। लेकिन यहां देखो डायमीटर क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना बन रहा है बच्चों 8, और लेंथ ऑफ साइड कितना है, लेंथ ऑफ साइड आ रहा है बच्चों 5। तो यहां जो डायमीटर है वो साइड के लेंथ से बड़ा है, डायमीटर साइड के लेंथ से बड़ा है। लेकिन इस डायग्राम से हमने क्या दिखाई दे रहा है,
कि जो डायमीटर है वो साइड के लेंथ से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। यदि डायमीटर साइड के लेंथ से बड़ा हो गया तो फिर ये सर्कल ट्रायंगल के अंदर बन ही नहीं सकता। लेकिन यहां डायमीटर साइड के लेंथ से बड़ा है, इसका मतलब ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर नो सच ट्रायंगल, नो सच ट्रायंगल। सो आंसर इज 0, आंसर इज 0। तो बच्चों हमने कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन इससे कर लिए हैं। अब इससे आगे बच्चों हम कुछ सेंटर और डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमने सेंट्रोइड और इन सेंटर डिस्कस किए थे, अब हम सरकम सेंटर को बच्चों डिस्कस करते हैं। आइए आओ बच्चों अब डिस्कस करते हैं सरकम सेंटर। बच्चों पहले तो जान लीजिए सरकम सेंटर होता क्या है। सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, इसका मतलब ये है बच्चों, जैसे एक ट्राइंगल है हमारे पास कोई PQR, आप एक ऐसा सर्कल बनाइए, आप एक ऐसा सर्कल बनाइए जो इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करता हो। ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करता हो, उस सर्कल को हम कहेंगे सरकम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। तो ये वाला जो सर्कल बना है बच्चों, ये इस ट्राइंगल का सरकम सर्कल है। जैसे सर्कल के बाहर बनता है तो सरकम सर्कल, सर्कल के अंदर बनता है तो इन सर्कल। इन सर्कल हम पढ़ चुके हैं पहले। तो ये है बच्चों सरकम सर्कल, और इसका जो सेंटर होगा, इसका नाम C रख देते हैं, C फॉर सेंटर। तो इसके सेंटर को हम कहेंगे सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो पहली बात तो क्या आपने जानी, सरकम सेंटर क्या है भैया? सरकम सेंटर है सेंटर ऑफ सरकम सर्कल। और सरकम सर्कल जान गए हैं क्या है? सर्कल पासिंग थ्रू वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। आप देखिएगा बच्चों, ये बच्चों अपना सेंटर है, तो आप ये देखो ये क्या होगा, ये हुआ रेडियस, ये हुआ रेडियस। भाई ये सेंटर है, ये सर्कल पे कोई पॉइंट है, तो ये वाला डिस्टेंस हुआ रेडियस। ऐसे ही ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा? रेडियस होगा। और ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा? रेडियस होगा। ये तीनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। इसका मतलब जो सरकम सेंटर है वो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो सरकम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेस। तो भाई अपना जो सरकम सेंटर होता है वो तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होता है, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस पे होता है बच्चों। जैसे इन सेंटर हमारा तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, और सरकम सेंटर तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अब देखिएगा आगे कहानी बच्चों। ये है सेंटर, और ये जो QR है, ये देखो इस सर्कल का क्या है? QR इस सर्कल का कोड है। और यदि हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये परपेंडिकुलर, तो ये इसको क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। तो इसका नाम मान लीजिए हमने D रख दिया। तो ये CD क्या है? QR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसी तरीके से इधर से भी आप इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप बनाएंगे ऐसे, वो इस सेंटर से पास करेगा। और याद रखना जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये जरूरी नहीं है P से पास करे, ये कहीं इधर से पास कर जाएगा। ठीक है भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से पास करता है, नहीं तो वो उससे पास नहीं करता है। तो ये जो पॉइंट C है एक्चुअली में क्या है? QR के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, PQ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और PR के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो सरकम सेंटर क्या है बच्चों? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, जरूरी है, तो याद होना ही चाहिए कि भाई जो कोई भी सेंटर है वो एक्चुअली में किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। जैसे सेंट्रोइड आपने पढ़ा,
सेंट्रोइड मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। इन सेंटर आपने पढ़ा, इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। और ऐसे ही जो सरकम सेंटर है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है बच्चों। अब इसके आगे और बातें बच्चों करने वाले हैं। अब इसमें देखिएगा बच्चों, पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि सरकम सेंटर निकालेंगे कैसे, ठीक है ना। और फिर अलग अलग ट्राइंगल के हिसाब से हम सरकम सेंटर की पोजीशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कैसे फाइंड करते हैं? फाइंड करना बहुत ही सिंपल है भी। यदि आपको सरकम सेंटर फाइंड करना हो तो आपको सिंपल क्या कंसेप्ट यूज करना है? टू फाइंड सरकम सेंटर यूज PC इक्वल्स टू QC इक्वल्स टू RC। PC इक्वल्स टू QC इक्वल्स टू RC। तो कैसे करेंगे भाई ये पॉइंट्स तो आपको गिवन होंगे, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R, तीनों पॉइंट्स आपको गिवन होंगे और आपको पॉइंट C के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे। आप क्या करेंगे? पॉइंट C को कुछ लेट कर लेंगे, फिर वहां से डिस्टेंस PC निकालेंगे, डिस्टेंस QC निकालेंगे और डिस्टेंस RC निकालेंगे और तीनों डिस्टेंस को इक्वल पुट कर देंगे। तो जब PC इक्वल टू QC आप पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो वहां से इसके जो कोऑर्डिनेट आपने माने x, y माने होंगे, x और y में इक्वेशन आ जाएगा। फिर जब QC इक्वल टू RC आप यूज करेंगे, एक x और y में वहां से इक्वेशन आ जाएगा और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y के वैल्यू आ जाएंगे बच्चों। और वो जो x और y के वैल्यू आएंगे तो वही क्या होंगे? आपके सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे। आप बच्चों एक बात और समझिए, जब आप PC इक्वल टू QC पुट करते हैं, जब आप PC इक्वल टू QC पुट करेंगे तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिलेगा और एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा। PC इक्वल टू QC पुट करने से आपको मिलेगा लीनियर इक्वेशन इन x एंड y। लीनियर इक्वेशन इन x एंड y, यदि आपने C के कोऑर्डिनेट x, y माने हैं तो x और y में एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा बच्चों। क्योंकि जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे ना तो उसमें जो x स्क्वायर y स्क्वायर वाले टर्म आएंगे वो तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, तो x और y वाले टर्म बचेंगे और कांस्टेंट बचेगा। तो x और y में ऐसे आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा। और बच्चों x और y में जो लीनियर इक्वेशन होता है वो तो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो ये लाइन आएगी कौन सी? वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने में जरूरी नहीं आपको पता चले कौन सी आई नहीं आई, कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए लाइन आती कौन सी है। तो PC इक्वल्स टू QC, PC इक्वल्स टू QC मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है। तो आपको उससे लाइन का इक्वेशन पता है कौन सा आएगा? ये वाला इक्वेशन आएगा। ये वाली जो लाइन है जिसे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं, इस पे आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो उससे दोनों साइड का जो डिस्टेंस है वो मतलब इन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सेम आएगा। यहां से कोई भी आप पॉइंट लेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस सेम आएगा। तो ऐसा करके जो इक्वेशन आता है वो पता किसका इक्वेशन आता है? ये आता है बच्चों इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। तो ऐसे PQ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन आ जाएगा। जैसे आप QC इक्वल्स टू RC पुट करेंगे, QC इक्वल्स टू RC तो QR के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन आ जाएगा। और जब उन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा और वही तो कौन है? वही तो है सेंटर। बात समझ में आई? कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि सरकम सेंटर निकालने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये वाला है और दूसरा तरीका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकाल लो। लेकिन एक्चुअली में वो दो तरीके नहीं है, वो एक ही तरीका है। क्योंकि जब इनको इक्वल पुट करते हैं तो भी जो इक्वेशन आती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ही इक्वेशन होती है बच्चों। तो समझ में आ गई आपको कहानी सरकम सेंटर कैसे निकाला जाएगा। तो अब आइए एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर थोड़ी और चर्चा करते हैं इस बारे में। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होगा, आपको वही ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन होंगे और सरकम सेंटर फाइंड करना होगा। देखिएगा क्वेश्चन में कहा है बच्चों फाइंड सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC where
A is 5, -1, B -1, 5 and C as 6, 6। ट्राइंगल ABC का आपको सरकम सेंटर फाइंड करना है बच्चों। तो क्या सिखाया गया भैया, आप सबसे पहले सरकम सेंटर को लेट कर लो। लेट सरकम सेंटर बी O X, Y। सरकम सेंटर हमने लेट कर लिया बच्चों। अब कंडीशन क्या यूज करना है बच्चों, जो सरकम सेंटर होता है वो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। Therefore OA is equal to OB is equal to OC। आप बच्चों इनमें से पहले दो में यूज करेंगे, मतलब दो को लेके चलेंगे फिर दूसरे दो को लेके चलेंगे। तो आइए पहले कौन कौन सा लेते हैं, ये ले लेते हैं। सो फर्स्ट यूज OA इक्वल्स टू OB, स्क्वायर भी कर लीजिए, OA स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर। तो बच्चों OA कितना आएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये होगा बच्चों x -5 का होल स्क्वायर y +1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x +1 होल स्क्वायर प्लस y -5 होल स्क्वायर। अब इसको बच्चों आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायर ओपन कर लीजिए बच्चों, दोनों साइड स्क्वायर ओपन करेंगे बच्चों तो x स्क्वायर -10x + 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 2y + 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x + 1 y स्क्वायर -10y + 25। अब बच्चों इसमें देखिएगा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हुआ, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब x और y वाले टर्म देखने हैं भैया। यहां देखो y में कितना है 2y, यहां y में कितना है -10y, इधर ले आओ तो कितना बन गया 12y। x में देखो यहां है -10x और यहां है 2x, इधर ले आओ माइनस का 12x। कांस्टेंट देखो 25, यहां भी 25 कैंसिल, ये 1 ये भी 1 ये भी कैंसिल, तो इक्वल टू बचा 0। तो यहां से तो बच्चों कुछ ऐसा आ गया है x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y बच्चों आ गया है। अब क्या आप यूज करेंगे, OB इक्वल्स टू OC ले लो या OA इक्वल्स टू OC ले लो, कोई सा भी ले लो एक ही बात है। पहले वाला ले लेते हैं। नाउ OA इक्वल्स टू OC, स्क्वायर भी कर लो बच्चों। तो OA निकालेंगे तो वही आएगा आपका x -5 होल स्क्वायर y +1 होल स्क्वायर, और OC x, y और 6, 6 के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो x -6 होल स्क्वायर y -6 होल स्क्वायर। आप बच्चों क्या करिएगा, दो तरीके हैं, या तो इसको पहले आप पूरा सिंप्लीफाई कर लो और उसके बाद x की जगह y या y की जगह x पुट कर दो, या तो पहले आप यहां y की जगह x पुट कर दो और फिर सिंप्लीफाई कर लो, मतलब दोनों का सेम ही निकलना है। तो पहले चलो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया x स्क्वायर -10x + 25 y स्क्वायर प्लस 2y + 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर -12x + 36 y स्क्वायर -12y + 36। ऐसा बच्चों आ गया है। x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल। आप देखो बच्चों इसमें y वाला कितना बना, यहाँ 2y और यहाँ 12y माइनस का है तो इधर ले आएंगे तो ये बन गया 14y। अब आप x को देखिएगा -10x और यहाँ माइनस का 12x, तो इधर ले आएंगे तो ये लग रहा है प्लस का 2x बच्चों आ जाएगा। अच्छा ये पहले वाले भी थोड़ा गड़बड़ कर दिया, यहाँ -10x था और वहाँ माइनस का नहीं, कहाँ गया, ये प्लस का 2y और माइनस का 12y। हाँ ठीक है, वो तो ठीक था, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट देखो 25 + 1 हो गया 26, और यहाँ 36 + 36 तो कितना बन गया 46, याद उधर बच जाएगा 46। अरे देखो 26 हुआ ना, ये 36 हुआ, तो उसी को माइनस कर देंगे, 10 यहां से बचेगा और 36 वहां से, तो ये आ गया 46। अब इसमें यदि 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो ये 7y
प्लस एक्स इक्वल्स टू 23 आ गया है। एक इक्वेशन ये आ गई, बस अब दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है। आप यदि इसमें x इक्वल्स टू वाई पुट कर दोगे आप, तो ये 8x इक्वल्स टू 23 बन जाएगा। तो इसका इक्वेशन का नाम 1 रख दो, इसका नाम 2 रख दो। सो जब इनको सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो x और y दोनों के वैल्यू आएंगे 23/8। सो सरकम सेंटर क्या आ गया बच्चों? सरकम सेंटर। तो बच्चों सरकम सेंटर आ गया अपना 23/8 कोमा 23/8। इस तरीके से बच्चों आप सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड कर पाएंगे। बिल्कुल इजी है। पॉइंट लेट कर लेना सरकम सेंटर वाला, फिर तीनों पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल पुट कर देना। बस दो इक्वेशन ऐसी बनेंगी, उनको आप सॉल्व कर लेंगे, तो उससे जो सॉल्व करके वैल्यू आएंगे वही होगा अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या होगा? सरकम सेंटर होगा बच्चों। तो उम्मीद है अब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से बच्चों कर पाएंगे। आइए अब थोड़ी और चर्चा करते हैं इसके बारे में। बच्चों सोचिएगा कि अपना जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। राइट एंगल ट्राइंगल किसके बारे में चर्चा चल रही है? हम चर्चा कर रहे हैं अब सरकम सेंटर ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सरकम सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, इसके बारे में सोचिएगा बच्चों। एक राइट एंगल ट्राइंगल आप बना लीजिए। ये बच्चों हमने ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है। अब इसका सरकम सेंटर हमें पता करना है कहां होगा, तो उसके लिए इसका सरकम सर्कल बना लीजिए। एक सर्कल बना लीजिए, इसको तीनों वर्टिसेस से पास करता हुआ। तो सर्कल कुछ इस तरीके से बच्चों बन जाएगा। ऐसा बच्चों सर्कल बन गया है। इस ट्रायंगल का नाम रख दिया मान लीजिए PQR। ये एंगल बच्चों 90 डिग्री है। आप सर्कल को देखिए, आप ट्रायंगल को नहीं सर्कल को देखिए फोकस से। ये एक सर्कल है और यहां इसमें एंगल 90 डिग्री बना है। एंगल QPR इक्वल्स टू 90 डिग्री। और हमने क्या सीखा था सर्कल की प्रॉपर्टी मेरे? एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अब ये एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब ये एक सेमी सर्कल है। इसका मतलब ये एक सेमी सर्कल है। और बच्चों यदि ये सेमी सर्कल है तो QR क्या हुआ? QR तो इस सर्कल का डायमीटर हुआ। So angle QPR is 90 degree. Therefore, QR is diameter. QR is diameter of the circle. QR is diameter of the circle. अब बच्चों यदि QR इसका डायमीटर है तो सेंटर कहां होगा? अरे सेंटर तो डायमीटर के मिड पॉइंट पे होता है। Therefore, मिड पॉइंट ऑफ QR, midpoint of QR is circumcenter. Midpoint of QR is circumcenter. और बच्चों ये QR है कौन? अब ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में बताओ। ये QR इस ट्राइंगल का क्या है? ये इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस है। तो सर्कम सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या बन गया? क्या बन गया बच्चों? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस। तो बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल का जो सर्कम सेंटर होता है वो कहां होता है? हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट पे होता है। अब ये तो याद हो ही जाता है। इसके साथ साथ एक और यहां से अच्छी बात आपको पता चल सकती है। ये देखो, ये जो पॉइंट C है वो इस सर्कल का सेंटर है। तो C से लेके Q तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस हुआ। C से लेके R तक का जो डिस्टेंस है वो भी रेडियस हुआ। और C से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो भी रेडियस हुआ। तो यहां से आपको क्या पता चला कि जो हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, हाइपोटेन्यूस का जो मिड पॉइंट होता है वो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो क्या पता कर लिया हमने? एक और बात पता चल गई हमें, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्विडिस्टेंट
equidistant from all the vertices of the triangle। ये भी याद रखना भाई, वैसे तो बचपन में भी ये पढ़ा होता है, कई बार बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो अभी याद कर लो। हाइपोटेन्यूस का जो मिड पॉइंट होता है बच्चों, वो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। समझाने कुछ बात नहीं, आज बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो हमने बात पता कर लिया बच्चों कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल का जो सरकम सेंटर है वो कहां होता है, हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट पे बच्चों होता है। आइए एक क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड करते हैं और फिर कुछ और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे बच्चों। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन है बच्चों, अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P 4,2 meets the x and y axis at A and B। मतलब x एक्सिस को पॉइंट A और y एक्सिस को पॉइंट B पे मीट करती है। फाइंड लोकस ऑफ सरकमसेंटर ऑफ ट्राइंगल OAB where O is origin। देखिएगा बच्चों क्या है कहानी। पहले एक्सिस आप बना लीजिए, ये बच्चों बन गए हैं एक्सिस अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब कोई एक लाइन है बच्चों, वो पॉइंट 4,2 से पास करती है, ऐसा कहा गया है। 4,2 से पास करती है एक लाइन, एक्स एक्सिस को पॉइंट ए और वाई एक्सिस को पॉइंट बी पे मीट करती है और ओ ओरिजिन है। आपको ये जो ट्राइंगल बन गया है, इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट का इस ट्राइंगल के सरकम सेंटर का आपको लोकस फाइंड करना है। ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल OAB इज राइट एंगल ट्राइंगल। बच्चों ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो सरकम सेंटर होगा कहां, देयरफॉर सरकम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस। और हाइपोटेन्यूस कौन है इसमें, AB। सरकम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहां कहीं को बच्चों सरकम सेंटर होगा, उसका नाम C रख लेते हैं बच्चों। आप बच्चों लोकस कैसे फाइंड किया करते थे, उस कंसेप्ट पे आ जाते हैं। जिसका लोकस फाइंड करना उसको आप लेट कर लीजिए, तो इसको लेट कर लेते हैं हम H, K। लेट सरकम सेंटर C बी H, K। ये बच्चों लेट कर लिया है। अब बच्चों जो C है ये AB का मिड पॉइंट है, तो हम सिंपली सेक्शन फॉर्मूला यूज करके बहुत ही आराम से पॉइंट A और पॉइंट B फाइंड कर सकते हैं। ऐसा बहुत बार हम कर भी चुके हैं। तो पॉइंट A एक्चुअली में आएगा 2H, 0 और पॉइंट B आएगा 0, 2K। सिंपली सेक्शन फॉर्मूला यूज करके ये आ जाएगा बच्चों। अब बच्चों लाइन AB का इक्वेशन फाइंड करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन AB। अब ये समझ में आ रहा है लाइन AB का इक्वेशन क्यों निकाल रहे हैं भाई। आपको गिवन कंडीशन क्या है, गिवन ये है कि ये लाइन 4,2 से पास करती है। तो उसका यूज कैसे करोगे आप, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे और 4,2 को उसमें सेटिस्फाई करा देंगे। अब देखो आपको ये इंटरसेप्ट पता चल गया, ये 2H है और ये 2K है, तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके लाइन का इक्वेशन डायरेक्टली लिख पाएंगे। सो लाइन का इक्वेशन हो गया x/2H प्लस y/2K इज इक्वल टू 1। और ये लाइन कहां से पास करती है, इट पासेस थ्रू पॉइंट P, मतलब 4,2। तो ये जो पॉइंट 4,2 हो गया इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि x को आप 4 पुट कर दो और y को आप 2 पुट कर दो। तो क्या बन गया बच्चों, 4/2H प्लस 2/2K इज इक्वल टू 1।
थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो आ गया भैया 2/h प्लस 1/k इज इक्वल टू 1। अब बच्चों एच और के में एक रिलेशन आ गया है। लोकस निकालने का कंसेप्ट याद करो कैसे था, पॉइंट को लेट करना है, कंडीशन यूज करनी है, एच और के में रिलेशन आएगा, उसके बाद एच को एक्स और के को वाई पुट कर देंगे। सो बच्चों लोकस क्या आ गया, यहाँ एच को एक्स और के को वाई पुट कर दो, इट्स 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1। ये बच्चों आ गया है लोकस का इक्वेशन। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई बच्चों। तो एक तो याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे होता है। आइए एक छोटी सी चर्चा और कर लेते हैं बच्चों। अब हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों, जो सरकम सेंटर होता है वो कैसे कैसे कहां कहां लाई करता है। एक बार हम थोड़ी चर्चा करते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यदि होगा तो उसका सरकम सेंटर कहां होगा। भाई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा, पहले आप एक सर्कल बना लीजिए। एक सर्कल बच्चों आप बना लीजिएगा। हमें इसमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बच्चों बनाना है। अब देखो यहां ये इसका डायमीटर है, मान लीजिए ऐसे एक डायमीटर बनेगा, तो यहां करके ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे तो एंगल 90 डिग्री बनेगा। यदि हमें एंगल 90 से भी बड़ा करना है तो कैसा बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये एक साइड को और थोड़ा इधर लाना पड़ेगा। देखिएगा कैसे एक ट्रायंगल हम बना के दिखाते हैं। ये देखिएगा, देखिए ये देखो, ये जो एंगल यहां बना है ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो बच्चों ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। यहां है बच्चों इसका सेंटर। तो ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसका ये सरकम सर्कल है और ये इस सर्कल का सेंटर है, मतलब ये इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर है। तो अब देखिए इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर है कहां, ये ट्रायंगल के भी बाहर है। तो जब भी आपका ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तो उसका सरकम सेंटर ट्रायंगल के आउटसाइड लाई करेगा, और यदि राइट एंगल बनेगा तो हाइपोटेनस पे लाई करेगा, और एक्यूट एंगल होगा तो फिर ये ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा। तो हमने क्या सीख लिया बात, सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल लाइज, पहली बात, इनसाइड द ट्रायंगल, लाइज इनसाइड द ट्रायंगल इफ ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल, ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल समझते हो ना, अरे ऐसा ट्रायंगल जिसको तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो बच्चों यदि आपका ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो उसका सरकम सेंटर ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। दूसरी बात, ऑन द हाइपोटेन्यूस या ऑन द साइड या ऑन द ट्रायंगल ऐसे भी कह देते हैं, इफ ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल होगा। हमने अभी भी डिस्कस किया था बच्चों पिछले केस में, राइट एंगल ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट पे लाई करता है। तो हाइपोटेनस पे लाई करेगा यदि ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक्यूट एंगल में ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल में ट्रायंगल की साइड पे ही होगा, हाइपोटेनस पे होगा। और तीसरा केस, आउटसाइड द ट्रायंगल इफ ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। बच्चों ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल्ड होगा। ऑब्ट्यूज एंगल्ड का मतलब यदि उसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा तो फिर आपका जो सरकम सेंटर होगा, जैसे इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है,
जो सरकम सेंटर होगा वो ट्राइंगल के बाहर लाई करेगा, और बाहर भी किस साइड जाएगा, जो एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा है उससे दूर होगा उस साइड में, ठीक है ना, मतलब जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके पास होगा, ठीक है ना। डायग्राम से फील कर पा रहे हो ना किस साइड होगा। ये एंगल 90 से बड़ा तो सरकम सेंटर यहाँ, यदि मान लो ये एंगल 90 से बड़ा होता तो सरकम सेंटर इधर कहीं होता, ये एंगल 90 से बड़ा होता तो सरकम सेंटर इधर कहीं होता। बात क्लियर हुई बच्चों। तो पोजीशन के बारे में हमने समझ लिया। एक्यूट एंगल में ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल में ट्रायंगल पे ही मतलब हाइपोटेनस पे होगा, और ऑब्टूज एंगल में ट्रायंगल के बाहर होगा बच्चों। इससे पहले हमने जो दो सेंटर बच्चों सीखे थे, सेंट्रॉयड और इन सेंटर, वो सभी केसेस में ट्रायंगल के अंदर ही लाई करते थे, लेकिन सरकम सेंटर में ऐसा नहीं है। वो ट्रायंगल के अंदर भी लाई कर सकता है, बाहर भी लाई कर सकता है, और ट्रायंगल की साइड पे भी लाई कर सकता है बच्चों। बात क्लियर हुई बच्चों। तो आज बच्चों हमने सरकम सेंटर के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ली है। एक छोटी सी बात चलो और बता देते हैं इसमें, इसका फॉर्मूला। वैसे तो हम सरकम सेंटर वो जो हमने कंसेप्ट बताया उसी से निकालते हैं, फिर भी एक इसका फॉर्मूला भी होता है, उसका डेरिवेशन तो हम आपको नहीं बताएंगे, बस फॉर्मूला बताते हैं फॉर्मूला क्या है। तो सरकम सेंटर निकालने का एक बच्चों फॉर्मूला भी होता है। सरकम सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सरकम सेंटर का फॉर्मूला है बच्चों x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ये बच्चों x कोऑर्डिनेट होता है। x1 x2 x3 आप समझ गए, पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 होंगे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। और ये a b c जो ट्रायंगल है उसके जो एंगल्स हैं वो है a b c। ऐसे बच्चों जो y कोऑर्डिनेट होगा उसमें बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे आएगा, y1 sin 2a y2 sin 2b y3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। इसको आप ऐसे सिग्मा के फॉर्म में भी लिख सकते हो, सिग्मा y1 sin 2a अपॉन सिग्मा sin 2a। मतलब आपको बता दिया इसका मतलब क्या है बच्चों। तो ये फॉर्मूला है सरकम सेंटर फाइंड करने का, जो कभी भी कोई भी यूज नहीं करता है भाई, ठीक है ना भाई। क्योंकि जितनी देर में आप sin 2a sin 2b sin 2c निकालेंगे उतनी देर में तो जो हमारा नॉर्मल तरीका है उससे सरकम सेंटर बहुत ही आराम से आ चुका होगा बच्चों, ठीक है भाई। तो सरकम सेंटर बच्चों हमने आज सीख लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम सीखने वाले हैं ऑर्थो सेंटर, और उसके बाद आएगा एक 9 पॉइंट सर्कल का सेंटर, और फिर इन सेंटर्स में आए गए रिलेशंस बच्चों, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भी।